सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 81 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें आज हम एक बार फिर से जो पाठ नंबर 5 है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी उसका पुनरीक्षण पत्रक नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। यानी आज की इस वर्कशीट में हम एक बार फिर से अपने इसी पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। पिछली बार की तरह प्रश्न दे रखे हैं और उनसे संबंधित अनुदेश दे रखे हैं। तो चलिए देखते हैं वो प्रश्न क्या है। तो देखिए, प्रश्न 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले प्रश्न हैं। इनका उत्तर या तो एक शब्द, एक वाक्य या फिर अधिकतम 30 शब्दों में हमें देना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि मैंग्रोव वनों की वनस्पति की कोई एक प्रमुख विशेषता बताइए। तो ये तो बहुत ही आसान है। देखिए, मैंग्रोव वनों के वृक्षों की जड़ें हमेशा पानी में डूबी रहती हैं, तो ये उनकी एक प्रमुख विशेषता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि सिंकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये तो आपको मैंने पिछली वर्कशीट में भी समझाया था। जो सिंकोना के वृक्ष हैं वो सदाबहार वनों में पाए जाते हैं और इन वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो जो हमारा सही उत्तर है वो है क वाली ऑप्शन, 100 सेंटीमीटर से अधिक। हालांकि कई और ऑप्शन भी दे रखे हैं, लेकिन इसमें से जो सही उत्तर है वो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। यानी इनमें से दो वाक्य में से कौन सा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के लिए सही है। पहला कथन है कि इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं और दूसरा, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा या फिर कौन से कथन सही है। इसकी ऑप्शन क्या क्या दे रखी है कि केवल कथन नंबर 1 ही सही है, केवल कथन नंबर 2 ही सही है, तीसरी ऑप्शन है दोनों कथन सही हैं, या फिर चौथी ऑप्शन है दोनों कथन सही नहीं है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है केवल कथन 1, क वाली ऑप्शन, क्योंकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को हम मानसूनी वन भी कहते हैं और ये कहाँ होते हैं, 70 से और 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। यानी 70 सेंटीमीटर से कम वाले में नहीं होते हैं। तो इसलिए पहला कथन ही बिल्कुल सही है। फिर है चौथा प्रश्न, भारत में अधिकतर क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है। यानी भारत में ज्यादातर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीले वन, पर्वतीय वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो देखिए, इसका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यानी भारत में ज्यादातर क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फिर प्रश्न नंबर 5 है कि दिल्ली के किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो यहाँ पर 4 केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आइलैंड और दमन और दीव। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 6 जो कि स्रोत आधारित प्रश्न है। दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न होंगे 1-1 अंक के। हमारा देश भारत विश्व के 12 मुख्य जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे कि फर्न, शैवाल यानी एल्गी तथा कवक यानी फंगाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे और समुद्री पानी की पाई जाती हैं। तो अब इस पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न, भारत का विश्व में जैव विविधता के मामले में कौन सा स्थान है। तो इसी में से ही हमें प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। तो भारत का विश्व में जैव विविधता के मामले में 10वां स्थान है।
फिर दूसरा प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसका उत्तर है कि भारत में लगभग 47,000 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। फिर तीसरा प्रश्न है कि भारत में पाए जाने वाले बिना फूलों वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। तो देखिए, फर्न है, शैवाल जिसे एल्गी कहते हैं, और कवक जिसे फंगाई, यहाँ पे फंजाई लिखा है, फंगाई होता है वो। फिर चौथा प्रश्न है कि भारत जैव विविधता वाला देश है, इस कथन को उपरोक्त अनुच्छेद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये बताना है कि भारत में जैव विविधता बहुत अधिक है। तो कैसे बताएंगे कि भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे, 15,000 फूलों के पौधे तथा 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं। तो इस कथन से हम ये बता सकते हैं कि भारत जैव विविधता वाला देश है। फिर 7वां प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता किन कारणों से है? यानी वनस्पति और वहाँ पर रहने वाले वन प्राणियों में भारत में हर जगह विविधता पाई जाती है, आखिर उसके कारण क्या हैं? तो देखिए, कई सारे कारण हैं। मैंने 5 लिखे हैं, आप 5 में से 3 भी लिख सकते हैं। जैसे पहला है भूमि। तो भारत भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यानी भारत में आपको पता है कि कई प्रकार की भूमि है, जैसे पहाड़ हो गए, मैदान हो गए, पठार हैं, द्वीप हैं, रेगिस्तान है। तो हर प्रकार की भूमि का वनस्पति पर अपना अलग प्रभाव पड़ता है। फिर दूसरा है मिट्टी। विभिन्न स्थानों की विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति का आधार होती हैं। तो जैसी मिट्टी होगी वैसी वहाँ की वनस्पति भी होगी। फिर इसके बाद है तापमान। प्रत्येक पौधे के अंकुरण, वृद्धि एवं प्रजनन के लिए अनुकूल तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या होता है, देखिए, उष्ण कटिबंध में होने के कारण, भारत उष्ण कटिबंध में है, तो यहाँ पर उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण विविध प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं। फिर इसके बाद है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। तो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश अधिक होगा वहाँ की वनस्पति भी उतनी सघन होगी, और जहाँ पर ऐसा नहीं होगा तो वहाँ की वनस्पति उसी के अनुसार होगी। और आखिरी में है वर्षा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बड़े बड़े पेड़ सघनता में पाए जाते हैं। तो वर्षा के कारण भी वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता पाई जाती है। फिर इसके बाद 8वां प्रश्न, भारत के पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा सघन वनस्पति क्यों है? तो देखिए, अगर हम पश्चिमी घाट को देखें तो उसके 2 पार्ट बन सकते हैं, एक पूर्वी ढलान और एक पश्चिमी ढलान। तो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढलान है, जो कि केरल के आसपास का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है। पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढलान है, जो कि महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र है, जिसमें कई क्षेत्र वहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो यही कारण है कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर पूर्वी ढलान की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वर्षा होगी वनस्पति उतनी ही ज़्यादा सघन पाई जाएगी। फिर है प्रश्न नंबर 9, निम्न मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि कुछ राज्यों में वनों का विस्तार अधिक क्यों है। देखिए बेटा, कई चैनल्स पर इस प्रश्न का उत्तर सही दिया ही नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, इस प्रश्न को ही बदल दिया। लेकिन इसका सही उत्तर ये है, क्योंकि हमें ये बताना है कि कुछ राज्यों में वनों का विस्तार अधिक क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है। तो इसके कुछ कारण ये हैं कि जैसे तापमान है, क्योंकि भारत उष्ण कटिबंध में पड़ता है, तो उष्ण कटिबंध में उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण यहाँ विविध प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं। इसी प्रकार वर्षा की मात्रा है, जैसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बड़े बड़े पेड़ सघनता में पाए जाते हैं। जैसे हमारा उत्तर पूर्वी इलाका है, उत्तर पूर्वी जो भारत है, वहाँ पर जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो बहुत ज़्यादा वर्षा करता है, इसलिए वहाँ पर वन बहुत ज़्यादा है। सूर्य का प्रकाश भी है, हमारे भारत में सूर्य का प्रकाश बहुत सारे राज्यों में बहुतायत में होता है, बहुत ज़्यादा वो होता है। तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। तो इस कारण अगर आप देखेंगे तो भारत के ज़्यादातर हिस्सों में वनों का विस्तार है, और बहुत कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर ये वन बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो उनका कारण यही है कि वहाँ का तापमान, वर्षा की मात्रा और सूर्य का प्रकाश अनुकूल मात्रा में होते हैं, जिससे वहाँ पर वनों का विस्तार अधिक होता है। फिर आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जो कि 5 अंकों का है। भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण बताइए। यानी बहुत अधिक संख्या में जीव जंतु और पेड़ पौधे वो अब संकटग्रस्त हैं, आखिर उनका कारण क्या है? तो देखते हैं उनका कारण क्या है। उनका कारण है कि देखिए, भारत में बहुत संख्या में जीव जंतुओं की प्रजातियों के संकटग्रस्त होने के निम्नलिखित कारण हैं। जैसे वन उन्मूलन के कारण प्राकृतिक आश्रय का छिलना, जब जंगल के जंगल काट लिए जाते हैं तो जीव जंतु बेचारे कहाँ पर रहेंगे, तो इसलिए उनकी प्रजातियाँ खत्म हो रही हैं।
फिर शिकार है और अतिक्रमण है। शिकार के लिए भी लोग जीव जंतुओं को मारते हैं और अतिक्रमण का मतलब होता है कि लोग ज़बरदस्ती जो आदिवासी क्षेत्र होता है, जंगल का क्षेत्र होता है, उस पर अतिक्रमण कर लेते हैं और वहाँ के जंगल साफ कर देते हैं। फिर इसके बाद है रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्टों ने जलीय जीवन को अव्यवस्थित कर दिया है। तो पानी में फैक्ट्रियों के रसायन और औद्योगिक अपशिष्ट जितने ज़्यादा उसमें बिना फिल्टर किए वो बहा देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो जलीय जीवन होता है, जो जलीय जीव जंतु होते हैं, वो जीवन जी नहीं पाते और उनकी प्रजातियां भी संकटग्रस्त हो जाती हैं। फिर इसके बाद है भारत में बहुत संख्या में पादप प्रजातियां निम्नलिखित कारण से संकटग्रस्त हैं। पौधों की प्रजातियां क्यों संकटग्रस्त हैं? देखिए, नगरीय विकास, सड़क और बांध निर्माण तथा अधिक कृषि क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए जंगलों की कटाई, यानी नगरों का विकास करने के लिए, बांध बनाने के लिए क्या किया जाता है, जंगल साफ कर दिए जाते हैं, तो इससे पेड़ पौधों की प्रजातियां संकटग्रस्त हो जाती हैं। और दूसरा कारण है कि जलावन की लकड़ी के लिए स्थानीय लोगों द्वारा पेड़ों की कटाई, यानी आज भी जो जंगल के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो लकड़ी जलाने के लिए या जो चूल्हा जो जलाते हैं वो लकड़ी जलाते हैं, तो इसके लिए वो लकड़ियां काटते हैं जंगलों से, तो इसलिए भी जो पौधों की प्रजातियां हैं वो संकटग्रस्त हो रही हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए और जब भी उपलब्ध हो, जब भी संभव हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।